हेलो डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं तुम्हारे लिए साइटोलॉजी का वीडियो लेकर के आए हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में जाने थे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जाने थे हम पिछले क्लास में। इस क्लास में तुमको उसके आगे बतला रहे हैं। बच्चों, जैसा कि पहले मैं बतलाया था कि सेल जो होता है इसमें प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बट मेसोकैरियोट सेल्स जो होता है वो दूसरे चैप्टर में एक वर्ड के रूप में केवल लिखे हुए हैं वो। तो यहाँ पे तीसरा सेल्स देखेंगे मेसोकैरियोटिक सेल। पहले हम बतला चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल पहले बतला चुके हैं बच्चों। अभी थर्ड टाइप देखेंगे यहाँ पर हम ये मेसोकैरियोटिक सेल। क्या देखेंगे बच्चों? मेसोकैरियोटिक सेल। तो मेसोकैरियोटिक सेल जो बच्चों किसको कहते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मेसोकैरियोटिक सेल। मेसोकैरियोटिक सेल का टर्म जो होता है वो किसने दिया है? डॉज ने दिया है। ये किसने दिया है बच्चों? ये डॉज ने दिया है। ये किसने टर्म दिया है? डॉज ने टर्म दिया है। अब मेसोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? जिसमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर और यूकैरियोटिक कैरेक्टर दोनों हो। जैसे देखो बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है यहाँ पर, मेसोकैरियोटिक सेल हैज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर, यूकैरियोटिक कैरेक्टर। तो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर में क्या होना चाहिए? प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर में जो होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? अब्सेंट। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। बट इसमें हिस्टोन प्रोटीन, ये जो है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, ये यूकैरियोटिक कैरेक्टर। तो इस मेसोकैरियोटिक में जो होता है प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर भी होता है, यूकैरियोटिक कैरेक्टर भी होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मेसोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेसोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो सिंपली याद रखना बच्चों, मेसोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? जिस सेल में प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर और यूकैरियोटिक कैरेक्टर दोनों हो उसको हम मेसोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर क्या है बच्चों? प्रोकैरियोटिक से कैरेक्टर में हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक कैरेक्टर। तो जिसमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर, यूकैरियोटिक कैरेक्टर दोनों हो उसको हम क्या कहेंगे? मेसोकैरियोटिक कहेंगे हम। अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर हेडिंग दिए हुए हैं हम, सेल एज ए सेल्फ यूनिट। सेल क्या होता है इसमें? द सेल एज ए सेल्फ सस्टेंट यूनिट। सेल को हम सेल्फ सस्टेंट यूनिट कहते हैं हम। सेल को हम सेल्फ सस्टेंट यूनिट क्यों कहते हैं हम? देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल जो होता है एक्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉडी, बट ईच सेल ऑल्सो एक्ट एज एन ऑटोनोमस यूनिट। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल जो होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, और उसमें प्रत्येक सेल्स जो होता है एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह एक्ट करता है। क्या होता है बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रत्येक सेल जो होता है ऑटोनोमस यूनिट की तरह वर्क करता है। ऑटोनोमस यूनिट की तरह कैसे वर्क करता है इस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे हम बच्चों। तो जैसे देखो, इसमें पहला लिखा हुआ इसमें, ईच सेल कैन कन्वर्ट लिविंग मटेरियल इनटू कंस्टिट्यूएंट ऑफ ईच सेल कैन कन्वर्ट नॉन लिविंग मटेरियल। क्या है बच्चों? नॉन लिविंग मटेरियल। नॉन लिविंग मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये लिविंग मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। ये नॉन लिविंग मटेरियल को जो होता है सेल किस में कन्वर्ट कर देता है? लिविंग मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे नॉन लिविंग में जो होता है, जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, वो जब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उस न्यूट्रिएंट्स के कारण जो होता है हमारे बॉडी में जो होता है बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे क्या होता है? बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है वो। तो बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन, बॉडी पार्ट्स क्या होता है? लिविंग पार्ट होता है, वो लिविंग मटेरियल होता है। और वो किससे ग्रो करता है? नॉन लिविंग मटेरियल जब हम लेते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट्स के कारण जो होता है लिविंग मटेरियल का क्या होता है? हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहाँ पर लिखे हुए बच्चों, ईच सेल कैन कन्वर्ट नॉन लिविंग मटेरियल इनटू कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मटेरियल। तो एक सेल कर प्रत्येक सेल ऐसा करता है ये। ईच सेल आइदर प्रिपेयर इट्स फूड और गेट फूड फ्रॉम सराउंडिंग। जितने भी सेल्स होते हैं या तो क्या होता है वो खुद फूड प्रिपेयर करता है, या वो फूड क्या होता है इसमें सराउंडिंग से लेता है वो। जैसे प्लांट सेल जो होता है इसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, इसमें खुद ही क्या होता है फूड मटेरियल का सिंथेसिस करता है। जिस सेल में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है इसमें फूड मटेरियल का सिंथेसिस क्या होता है? इटसेल्फ होता है। बट जिसमें प्लास्टिड नहीं होता है जैसे एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल्स जो होता है अपने सराउंडिंग से क्या होता है फूड मटेरियल को गेन करता है ये। इसलिए यहाँ लिखे हुए इच सेल आइदर प्रिपेयर इट्स ओन फूड और गेट फूड फ्रॉम सराउंडिंग। नेक्स्ट है ए सेल ऑलवेज फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर। कोई भी सेल जो होता है न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है।
कैसे? टू रिप्लेस्ड वर्न आउट वन विच आर ब्रोकन डाउन बाई स्ट्रक्चर लाइक लाइसोसोम। क्या होता है इसमें? लाइसोसोम का रोल होता है बच्चों। देखो बच्चों, कोई भी न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, कोई भी सेल जो होता है ना, वो न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। टू रिप्लेस्ड वर्न आउट, जो भी सेल क्या होता है, जो सेल डैमेज हो जाता है उसको, उस सेल को क्या करता है? रिमूव कर देता है और उसके जगह पर क्या होता है? इसमें न्यू सेल का फॉर्मेशन कर देता है। समझे ना? मतलब उसके जगह पर क्या होता है? सेल के कारण ही क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चर अगर डैमेज होता है तो वो ब्रोकन डाउन हो जाता है। ब्रोकन डाउन किसके द्वारा होता है? लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा होता है। क्या होता है? लाइसोसोम के द्वारा होता है। लाइसोसोम में एंजाइम होता है, उसको लाइसोसोमल एंजाइम कहते हैं। उस लाइसोसोमल एंजाइम के कारण क्या होता है? कोई भी पार्ट जो होता है, जो बर्न आउट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके जगह पर क्या होता है? इसमें न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे फीटल लाइफ में, अगर फीटल लाइफ में कहीं किसी बोन का क्या होता है, फीटल लाइफ में बोन का कहीं अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है ना, फीटल लाइफ में जो होता है बोन का कहीं अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है? लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा क्या होता है? ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है। लाइसोसोमल एंजाइम जो होता है, लाइसोसोम के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम होता है, उस लाइसोसोमल एंजाइम जो होता है उस एक्स्ट्रा पार्ट को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। और ब्रेक कर देता है तो वो पार्ट क्या होता है? हट जाता है। उसके जगह पर क्या होता है? न्यू पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कोई भी सेल जो होता है वह ये क्या होता है? कोई भी सेल जो होता है न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो वो फॉर्मेशन कैसे करता है बच्चों? कोई भी सेल न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे करता है? टू रिप्लेस वर्न आउट वन, मतलब जो पार्ट डैमेज हो गया उसको क्या करता है? हटा देता है। और वो वर्न आउट जो होता है उसमें वो ब्रोकन कैसे होता है? वो टूटेगा उसके बाद हटेगा। तो ब्रोकन किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम के द्वारा। लाइसोसोम के द्वारा क्यों होता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? एंजाइम होता है, और वो एंजाइम जो होता है उस पार्ट को क्या करता है? डिजोल्व कर देता है। वो उस पार्ट को क्या करता है? डिजोल्व कर देता है। तो वो वर्न आउट पार्ट क्या होगा? इसमें रिप्लेस्ड हो जाता है, न्यू स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होता है? रिप्लेस्ड हो जाता है। देन जो होता है नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसमें है कि ऑल सेल्स एक्सचेंज O2 एंड CO2 फ्रॉम सराउंडिंग। कोई भी सेल्स हो वो अपने सराउंडिंग से जो होता है, मान लिया सेल के चार सेल जो होता है टिश्यू में प्रेजेंट होता है। टिश्यू के बाहर क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ब्लड से ऑक्सीजन को सेल जो होता है ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? सेल ब्लड में क्या होता है? ट्रांसफ़र कर देता है। वो कोई भी सेल जो होता है जब ऑक्सीजन लेता है सराउंडिंग से, सराउंडिंग क्या होता है? ब्लड से लेता है, टिश्यू फ्लूइड से लेता है, और टिश्यू फ्लूइड या ब्लड से कोई भी सेल जब ऑक्सीजन लेता है तो सेल के अंदर फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होता है? ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में क्या होता है? ट्रांसफ़र कर देता है वो। तो ये है इसमें कि ऑल सेल एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सराउंडिंग। कोई भी सेल जो होता है अपने एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ये, और मेंटेन करता है अपने इंटरनल और फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट को। कोई भी सेल्स हो, जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने अंदर के एक्टिविटी को वो रेगुलेट करता है, अपने इंटरनल फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट को भी क्या होता है? मेंटेन करता है। इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं? सस्टेन्ड यूनिट, सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट कहते हैं। क्योंकि किसी भी सेल में क्या होता है? अपने अंदर एक्टिविटी को रेगुलेट करने की कैपेसिटी होती है, उसके अंदर जो भी फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं बच्चों, ये सेल रेगुलेट इट्स ओन स्ट्रक्चर एंड मेंटेन इट्स इंटरनल फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट, फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट। अब कोई भी सेल बच्चों जो होता है रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस होकर के न्यू सेल प्रोड्यूस करता है, और न्यू सेल प्रोड्यूस करता है तो उसमें क्या होता है? सेम हेरेडिटरी मटेरियल होता है। मतलब कोई भी सेल अगर क्या होता है, मान लिया स्किन सेल्स ही है, या इंटेस्टाइन का सेल्स है, या ब्रेन का ही सेल्स है, ये इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होता है तो न्यू सेल प्रोड्यूस होता है, और उस न्यू सेल में जो होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या होता है? पेरेंटल सेल में प्रेजेंट होता है। मतलब ये सेल क्या होता है? ये सेल जो होता है रिप्रोड्यूस करेगा, ये सेल जो होता है रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करके क्या बनाएगा बच्चों? ये न्यू सेल्स बनाएगा। अब इस न्यू सेल्स में जो होता है वो सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। वो क्या होता है? सेम हेरेडिटरी मटेरियल होता है। क्या होता है बच्चों? सेम हेरेडिटरी मटेरियल होता है। तो ये सब जो कैरेक्टर्स है, ये सब जो कैरेक्टर्स मैंने बतलाया, ये जो 6 कैरेक्टर बतलाए हुए हैं, इससे ये प्रूफ होता है कि सेल एज सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट, सेल क्या होता है? सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट होता है। तो ये समझ गए होंगे बच्चों कि सेल को सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट हम क्यों कहते हैं, जो समझ गए होंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर
अब देखो, अब एनसीईआरटी में जो होता है, देखो हम जो भी पढ़ाएंगे बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार ही चलेंगे और एनसीईआरटी के अनुसार ही चलना है, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो करीब करीब जो होता है 82 83 क्वेश्चन जो होता है ये करीब क्या होता है एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। केवल जो होता है 8 to 10 क्वेश्चंस या कभी क्या होता है 6 to 5 क्वेश्चंस, 5 to 6 क्वेश्चन जो होता है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिए हुए उसी तरह डिस्कस करते चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बतलाते जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल बतलाना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को समझने के लिए एक्स्ट्रा जानना जरूरी है। जब तक उसको डिटेल फॉर्म में नहीं जानेंगे हम, वो एनसीईआरटी बुक का लाइन जो होता है समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसको समझाने के लिए जो होता है एक्स्ट्रा बतलाना होगा, इसलिए एक्स्ट्रा बतलाते जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन नीट में पूछने लायक ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए है लेकिन इससे क्वेश्चन नीट में आ सकता है, उस चीज़ को भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे बच्चों। तो अब देखो नेक्स्ट जो होता है इसमें एंड ओवरव्यू ऑफ सेल के बाद एनसीईआरटी में आता है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में पहले भी बतला चुके हैं बच्चों कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। इसमें क्या आता है बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। और क्या आता है बच्चों, माइकोप्लाज्मा आता है। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, पीपीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पीपीएलओ कहते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में दिए हुए, बैक्टीरिया के शेप साइज के बारे में दिए हुए, बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में दिए हुए। लेकिन बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है बच्चों, बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो जो होता है इसमें, ये एनसीईआरटी बुक में जो होता है सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है, सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें जो होता है मोनेरा किंगडम है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2.1 में मोनेरा किंगडम है। उस मोनेरा किंगडम में क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन वगैरह दिए हुए हैं। तो स्ट्रक्चर अभी बतलाएंगे, फिर रिप्रोडक्शन उसमें बतलाएंगे। इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा बच्चों कि बैक्टीरिया के बारे में जो भी कुछ है, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जो भी कुछ है, या माइकोप्लाज्मा के बारे में जो भी कुछ है, वो सबके सब जो होता है मोनेरा किंगडम में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर सेकंड जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ मोनेरा किंगडम पढ़ाएंगे, और उसी मोनेरा किंगडम में जो होता है बैक्टीरिया के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में डिटेल से वहाँ पर समझा देंगे। तो बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, शेप, रिप्रोडक्शन सारा कुछ को एक ही जगह बतला देंगे। अदरवाइज अभी ये जो सेल स्ट्रक्चर में जो दिया है पढ़ने के लिए, केवल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और टाइप्स दिया पढ़ने के लिए, बट रिप्रोडक्शन वगैरह जो होता है मोनेरा किंगडम में दिए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि बैक्टीरिया के बारे में एक ही जगह बतला दें, इसलिए यहाँ पर लिख दिए बच्चों, डिटेल्स अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल विल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोनेरा किंगडम में डिस्कस करेंगे। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं लेकिन हमने बतलाया नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। उसको हम मोनेरा किंगडम में डिस्कस करेंगे। देन आता है एनसीईआरटी में बच्चों यूकैरियोटिक सेल। क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में पहले भी बतला चुके हैं बच्चों, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या आता है बच्चों, प्रोटिस्ट आता है, प्लांट्स आता है। क्या आता है, फंजाई आता है एंड एनिमल्स आता है। ये आता है इसमें यूकैरियोटिक सेल में, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स आते हैं। ये सब के बारे में जो होता है इसमें यूनिट फर्स्ट में जो होता है इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखना, यूकैरियोटिक सेल में जो होता है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटेशन होता है। यूकैरियोटिक जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उस यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म का जो होता है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटेशन होता है। तो साइटोप्लाज्म का ये जो होता है इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटेशन से जो होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। किसके कारण होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल के कारण होता है। और देखो ये कंपार्टमेंटेशन के कारण जो होता है, कंपार्टमेंटेशन जो होता है यूकैरियोटिक सेल में, उस कंपार्टमेंटेशन के कारण जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, डिफरेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन जो होता है सेल में, वो सेपरेट होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर स्टार मार्का पॉइंट दे दिए हैं कंपार्टमेंटेशन के ऊपर में स्टार मार्का। और इस स्टार मार्का का मतलब जो होता है यहाँ सबसे नीचे में देखो लिखा हुआ है कंपार्टमेंटेशन, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें बच्चों। ये जो होता है इसमें कंपार्टमेंटेशन, है ना, हेल्प टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हेल्प टू सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ ये क्या होता है इसमें, केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है इसमें, है ना, कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है यहाँ पर देखो बच्चों छूट गया है थोड़ा सा, कंपार्टमेंटलाइजेशन ये जो होता है इसमें, इस कंपार्टमेंटलाइजेशन इसके कारण क्या होता है बच्चों, हेल्प टू सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसको बच्चों समझते हैं यहाँ पर
इसको देखो हम समझते हैं, समझाते हैं इसमें कि कंपार्टमेंटेशन जो होता है यूकैरियोटिक सेल में, यहाँ पर जो हम लिखे हुए हैं कि इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। जैसे देखो बच्चों, ये है यूकैरियोटिक सेल, ये क्या है यूकैरियोटिक सेल, ये जो होता है इसमें सेल वॉल है और ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये क्या है साइटोप्लाज्म है, ये क्या है साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है, ये प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब है। तो अब यहाँ पर देखना बच्चों कि ये तो पूरा साइटोप्लाज्म है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है उससे तो सेपरेट हो गया, किसके द्वारा सेपरेट हो गया, इस मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट हो गया, तो ये कंपार्टमेंट हो गया। अब देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर मैट्रिक्स होता है, ये भी लाइसोसोम के अंदर जो मैट्रिक्स है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट है, किसके द्वारा, इस मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट है। ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड के अंदर क्या होता है मैट्रिक्स होता है, ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट है, किसके द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मैट्रिक्स जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट है, किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स है, इस सेल ऑर्गेनेल्स के कारण क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। और कंपार्टमेंटलाइजेशन के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, सेपरेट होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में केमिकल रिएक्शन होगा और लाइसोसोम में केमिकल रिएक्शन होगा, ये दोनों का केमिकल रिएक्शन मेम्ब्रेन के द्वारा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये सेपरेट क्या हुआ, कंपार्टमेंट फॉर्मेशन होने के कारण सेपरेट हो गया। अब प्लास्टिड के अंदर जो रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन जो होगा, ये दोनों किसके द्वारा सेपरेट है, मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट है। तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन के कारण जो होता है, एक कंपार्टमेंटलाइजेशन के कारण क्या होता है, सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, सेपरेट करता है बच्चों। तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है यूकैरियोटिक सेल में किसके थ्रू बनता है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। इस पॉइंट को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक सेल में जो होता है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है साइटोप्लाज्म का, वो किसके कारण होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या हो जाएगा आंसर उसका, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। क्या हो जाएगा आंसर, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। देन यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल जो होता है यहाँ पर लिखे हुए हैं हम, यूकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं उसमें वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं इसको। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो होता है सेल के अंदर जो स्केलेटल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, उसको हम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो तो यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। अब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है, अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, तो ये सब क्या होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोजोम में ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है बच्चों, क्रोमोजोम में ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सबके सब आइडेंटिकल नहीं होता है, नॉट आइडेंटिकल। ये क्या है, नॉट आइडेंटिकल है। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में भी डिफरेंट होता है। अब प्लांट सेल एनिमल सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। लेकिन प्लांट सेल्स में यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं बच्चों कि प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर मतलब प्लांट्स प्रोसेस क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्लांट में क्या होता है, प्लास्टिड होता है, प्लांट में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना। और ये सब सारे जो सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सब जो होता है ये एनिमल सेल में क्या होता है बच्चों, एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ये एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, ये समझे ना। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल ही है, लेकिन दोनों क्या है, नॉन आइडेंटिकल है। नॉन आइडेंटिकल कैसे कहेंगे, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल में ये सब सारे अब्सेंट होते हैं। अब एनिमल सेल्स की बात देखें, इसमें ये एनिमल सेल्स है, तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। ये क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जो कि क्या होता है, अब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट सेल्स, है ना। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और ये सेंट्रियोल जो होता है हायर प्लांट सेल्स में क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, आइडेंटिकल हुआ, नहीं आइडेंटिकल हुआ, इसमें डिफरेंट होता है। तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ये क्या होता है, नॉट आइडेंटिकल। जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन दोनों क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि सेल में कौन कौन सा पार्ट होता है, सेल में कौन कौन सा पार्ट होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। अब देखो सेल में जो होता है, कोई भी सेल हो, सेल के बाहर जो होता है, इसमें जैसे कोई भी सेल होता है तो उसमें क्या होता है, सेल बाउंड्री होता है। वो क्या होता है, इसमें सेल बाउंड्री होता है बच्चों,
है ना, क्या होता है, सेल बाउंड्री होता है बच्चों। जैसे ये सेल है, इसमें क्या होता है कि देखो ये बाउंड्री है, अब बाउंड्री में सबसे बाहर क्या है, इसको हम कहेंगे सेल वाल, इसको क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, सेल वाल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये सेल वाल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, सेल बाउंड्री में आ गया। और ये जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जैसे बच्चों इसमें देखो ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो हो गया यहाँ पर, ये क्या है, सेल वाल है, ये क्या है, सेल वाल है। और ये क्या है बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल वाल हो गया क्या, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों क्या हो गया, सेल बाउंड्री हो गया। तो प्लांट सेल अगर रहेगा तो उसका बाउंड्री क्या होगा, सेल वाल। एनिमल सेल रहेगा तो उसका बाउंड्री क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वाल के नीचे प्रेजेंट होता है। तो अगर प्लांट सेल रहेगा तो उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या हो जाएगा, सेल वाल। अगर एनिमल सेल रहेगा तो उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब ये दोनों के अंदर जो होता है प्रोटोप्लाज्म आता है। क्या आता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट आता है, एक आता है इसमें साइटोप्लाज्म, ये क्या आता है बच्चों, इसमें ये जो है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये दोनों को जो होता है, इसमें दोनों को एक साथ मिला करके हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों क्या है, इसमें है कि किसी भी सेल का जो बाउंड्री होता है, इसमें सेल वाल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेल वाल प्लांट के केस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल के केस में। और ये सेल बाउंड्री के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म present inside the nucleus is known as nucleoplasm. Both cytoplasm and nucleoplasm together called प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिफरेंशिएट है, साइटोप्लाज्म एंड क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म देख रहे हो बच्चों, ये जो साइटोप्लाज्म तुम देख रहे हो, इस साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग मटेरियल भी होता है, नॉन लिविंग मटेरियल भी होता है। लिविंग मटेरियल में क्या आ जाता है, लिविंग मटेरियल में सेल ऑर्गेनेल्स आ जाता है। लिविंग मटेरियल में ये साइटोप्लाज्म में जो होता है लिविंग मटेरियल भी होता है और नॉन लिविंग मटेरियल भी होता है। लिविंग मटेरियल में जो होता है सेल ऑर्गेनेल्स आ जाता है, और नॉन लिविंग मटेरियल में जो होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी आ जाता है, इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी आ जाता है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट भी आ जाता है। वो सब सारे क्या होता है, स्टोरेज प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सेक्रेटरी प्रोडक्ट, सब क्या होता है, नॉन लिविंग मटेरियल में आता है। तो इस साइटोप्लाज्म में बच्चों, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, लिविंग पार्ट भी होता है, नॉन लिविंग पार्ट भी होता है। अब लिविंग पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स आ जाता है लिविंग पार्ट्स में, और नॉन लिविंग पार्ट्स जो होता है उसमें क्या होता है, स्टोरेज मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, सेक्रेटरी मटेरियल्स होता है बच्चों, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चों, हमने क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर कि सेल, ये क्या है, सेल है। अब ये सेल में जो होता है, सेल बाउंड्री भी समझाए, सेल बाउंड्री और क्या है, प्रोटोप्लाज्म। दो पार्ट है, सेल बाउंड्री एंड प्रोटोप्लाज्म। सेल बाउंड्री में क्या आता है, सेल वाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होगा आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, ये होगा आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल्स। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसमें ये दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड है, एक है साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसा भी बतलाए थे कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म जो होता है प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म में देखो मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, ये क्या है, दूसरा है मेटाबॉलिकली, है ना, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सबस्टांस और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स और इर्गास्टिक सबस्टांस और ड्यूटोप्लाज्म। क्या है, ड्यूटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म में अभी जैसा मैंने बतलाया कि साइटोप्लाज्म में लिविंग मटेरियल भी होता है, नॉन लिविंग मटेरियल भी होता है। तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट्स लिखा हुआ है, ये पार्ट्स क्या होता है, नॉन लिविंग, लिविंग मटेरियल्स है, और ये पार्ट जो होता है पूरा ये नॉन लिविंग है। तो ये लिविंग मटेरियल में क्या आता है, सेल ऑर्गेनेल्स आता है। क्या आता है बच्चों, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स आता है। तो कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है उस चीज को देखना है, इस चीज को समझना बच्चों। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर सेल है, सेल में दो पार्ट, सेल बाउंड्री, प्रोटोप्लाज्म, सेल बाउंड्री में सेल वाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
है ना। सेल वॉल, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है ये। अब ये साइटोप्लाज्म में लिविंग मटेरियल भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और इसमें नॉन लिविंग मटेरियल भी होता है जिसको मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सबस्टेंस कहते हैं, या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहते हैं, या इरिगास्टिक सबस्टेंस कहते हैं, या ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बारे में आगे पेज में डिस्कस करते हैं बच्चों। अब देखना है पहले सेल, और ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल। अब ये साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल जो होता है बच्चों डिफरेंट टाइप्स होता है। साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है बच्चों, ये साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल जो होता है डिफरेंट टाइप्स होता है। अब ये साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल जो होता है, देखो यहाँ पर हमने 4 टाइप्स बतलाया है बच्चों। एक जो है यहाँ पर क्या है बच्चों, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, तीसरा है इसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, चौथा है ट्रिपल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। तो ये जो मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, इसमें कौन कौन सा है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल। तो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल किसको कहते हैं, जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। जिस सेल ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है बच्चों, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बच्चों। ये दोनों के बारे में पूछा हुआ भी है कंपटीशन में। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये क्या होता है बच्चों, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, और 9th-10th में पढ़े होंगे, इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल में क्या आ गया, राइबोसोम आ गया, सेंट्रोसोम आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया। न्यूक्लियोलस इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। दूसरा है बच्चों सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। ये क्या होता है बच्चों, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल में कौन सा आता है, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी मतलब ये GB मतलब गोल्जी बॉडी। तीसरा क्या है इसमें, लाइसोसोम्स है। ये क्या है, लाइसोसोम्स है। नेक्स्ट क्या है, वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पेरोक्सीसोम है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ग्लायोक्सीसोम है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एस्फेरोसोम है। इसको हम ओलियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलियोसोम कहते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल में कौन सा आ गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, पेरोक्सीसोम, ग्लायोक्सीसोम, एस्फेरोसोम। ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, इसके चारों ओर केवल एक ही मेम्ब्रेन होता है, इसलिए इसको सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और जिस ऑर्गेनेल के चारों ओर 2 मेम्ब्रेन्स होता है उसको क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल में कौन सा आता है बच्चों, प्लास्टिड आ जाता है। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। और ये क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस हो जाता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये 3 जो होता है किस में आता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। अब एक चीज़ है बच्चों, ट्रिपल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, मतलब जिस सेल ऑर्गेनेल के चारों ओर 3 मेम्ब्रेन्स हो। तो इसमें आता है ट्रांसोसोम। इसमें क्या आता है बच्चों, ट्रांसोसोम। अब ट्रांसोसोम के बारे में जो होता है बतला दे बच्चों कि ट्रांसोसोम के बारे में जो होता है कुछ सालों से कॉम्पिटिशन में नहीं पूछा है, पहले पूछता था इसके बारे में, है ना, इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं ट्रांसोसोम। अदरवाइज NCERT में तो क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, और क्या डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल के बारे में केवल दिए हुए हैं। मतलब राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, पेरोक्सीसोम, ग्लायोक्सीसोम, स्फेरोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब NCERT में दिए हुए। बट ये ट्रांसोसोम जो होता है ये NCERT में नहीं है, आउट ऑफ NCERT ये लिखे हुए हैं हम। अब इसके बारे में कभी कभी कॉम्पिटिशन में पहले पूछ देता था कि ट्रांसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, या ट्रिपल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, या मेम्ब्रेनलेस है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। दूसरा है ट्रांसोसोम फाउंड इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसोसोम किस में प्रेजेंट होता है बच्चों, बर्ड्स में होता है। ये किस में होता है, बर्ड्स में होता है। और बर्ड्स में कहाँ होता है, ओवेरियन फॉलिकल सेल्स। बर्ड्स के ओवरी में फॉलिकुलर सेल्स होता है। बर्ड्स के ओवरी में फॉलिकुलर सेल्स होता है जिसको हम ओवेरियन फॉलिकल सेल कहते हैं। तो बर्ड्स के ओवेरियन फॉलिकल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ योग मटेरियल। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, सिंथेसिस ऑफ योग मटेरियल। योग के बारे में तुम लोग जानते होगे। योग मटेरियल किसको कहते हैं, अंडा खाते होगे, अंडा में जो पीला वाला पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, योग मटेरियल कहते हैं। तो ये ट्रांसोसोम का फंक्शन होता है, सिंथेसिस ऑफ योग मटेरियल। तो ये 2 पॉइंट को, इसमें ट्रांसोसोम के बारे में 3 पॉइंट को याद रखना जो कि कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कि ट्रांसोसोम इज ट्रिपल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। सेकंड याद रखना है ट्रांसोसोम फाउंड इन बर्ड्स। एंड थर्ड जो याद रखना है यहाँ पर कि ट्रांसोसोम टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ योग मटेरियल। तो ये 3 पॉइंट ट्रांसोसोम के लिए याद रखना है, ये कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर, अभी जैसा कि बतलाया था मैंने कि ये क्या है बच्चों, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सबस्टेंस या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन या इर्गास्टिक सबस्टेंस या ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, इर्गास्टिक सबस्टेंस और ड्यूटोप्लाज्म। ये जो होता है इसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में क्या आता है ये बतलाया, नॉन लिविंग सबस्टेंस आता है। क्या आता है बच्चों, इसमें नॉन लिविंग सबस्टेंस होता है। सेल में बहुत सारे नॉन लिविंग सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, उस नॉन लिविंग सबस्टेंस को ही हम सेल इंक्लूजन या इर्गास्टिक सबस्टेंस या ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं हम। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है बच्चों कि द नॉन लिविंग सबस्टेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज, तो वहां पर जो चॉइस जो दिए हुए रहता है वो क्या दिए हुए रहता है बच्चों, ड्यूटोप्लाज्म दिए रहता है। क्या दिए रहता है, ड्यूटोप्लाज्म दिए रहता है। अब ये जो होता है इसमें दे में भी प्रेजेंट सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल क्या होता है इसमें स्टेट। ये क्या होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल स्टेट में प्रेजेंट होता है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर का होता है ये। अब इसमें क्या आता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स। रिजर्व अभी जैसा कि बतलाए थे बच्चों कि ये जो होता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में या नॉन लिविंग मटेरियल में जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसमें सेक्रेटरी सबस्टेंस होता है इसमें बच्चों, इसमें एक्सक्रेटरी सबस्टेंस होता है। तीन के बारे में भी बतलाए थे बच्चों। तो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल में क्या आता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन ये सब आ जाता है। सेक्रेटरी सबस्टेंस में क्या आता है बच्चों, पिगमेंट्स हो जाता है, एंजाइम्स हो जाता है। अब पिगमेंट जैसे एंथोसाइनिन पिगमेंट हो गया, इसमें जैंथीन पिगमेंट हो गया वो, है ना। एक्सक्रेटरी सबस्टेंस में क्या होता है, अल्केलॉइड होता है, रेसिन होता है, टैनिन होता है, लैटेक्स होता है। ये सब सारे किस में आ जाते हैं बच्चों, एक्सक्रेटरी सबस्टेंस में आ जाता है। अब एक चीज़ बेसिक चीज़ याद रखना बच्चों कि एक्सक्रेटरी और एक्सक्रेटरी सबस्टेंस और सेक्रेटरी सबस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है जो समझ लो। देखो सेक्रेटरी सबस्टेंस उसको कहते हैं जिसका यूज हमारे बॉडी के अंदर होता है, बट एक्सक्रेटरी सबस्टेंस उसको कहते हैं जिसका यूज हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, वो बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में टाइलिन, सलाइवा क्या है, सेक्रेटरी मटेरियल है, और इस सेक्रेटरी मटेरियल सलाइवा के कारण हमारे बक्कल कैविटी में जो होता है फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, तो ये यूजफुल हो गया। एक्सक्रेटरी सबस्टेंस जैसे यूरिया, है ना, हमारे यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है, ये एक्सक्रेटरी सबस्टेंस है, तो यूरिया यूरिन के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसका यूज नहीं होता है। तो सेक्रेटरी और एक्सक्रेटरी में डिफरेंस समझना बच्चों कि सेक्रेटरी सबस्टेंस उसको कहते हैं जो सेक्रेटरी सबस्टेंस एक्सक्रेटरी सबस्टेंस दोनों सेल के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन दोनों सेल में ही रहता है, लेकिन सेक्रेटरी सबस्टेंस का यूज जो होता है ये क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है, और एक्सक्रेटरी सबस्टेंस जो होता है बॉडी से बाहर क्या होता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे ये अल्केलॉइड, रेसिन, टैनिन ये सब प्लांट से बाहर क्या होता है, निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया इसमें बच्चों कि सेल, और ये जो हो गया सेल के पार्ट के बारे में हो गया कि सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है, ये सब के बारे में डिस्कस किए। तो यहाँ पर देखना बच्चों, सबसे पहले जो यहाँ पर जो है ये जो होता है, ये पार्ट जितना भी मैंने लिखा है, सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब जितने भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सबस्टेंस, ये सब सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स जो बतलाए, एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करते करते क्या होता है, न्यूक्लियस तक जाएंगे हम। समझिए बच्चों, एक एक चीज़ को सेल वाल के बारे में अलग डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अलग डिस्कस करेंगे, प्रोटोप्लाज्म के बारे में अलग डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म अलग डिस्कस करेंगे। अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब के बारे में जो होता है एक एक करके डिटेल से बतलाएंगे। समझे ना बच्चों। तो यहाँ से हम शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। सेल में जो सबसे बाहर का पार्ट होता है वो क्या होता है, सेल वॉल। क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, इसमें सेल का जो सबसे बाहर का पार्ट जो होता है, ये सेल का सबसे बाहर का पार्ट क्या होता है बच्चों, सेल वॉल होता है। तो सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल बतलाएंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बतलाएंगे, फिर प्रोटोप्लाज्म बतलाएंगे, फिर साइटोप्लाज्म बतलाएंगे, और देन जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ये सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, किससे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चों, सेल वॉल के बारे में है, तो सेल वॉल के बारे में स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेल वॉल जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये जो होता है प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है। ये क्या होता है बच्चों, प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है ये। और ये कैसा होता है बच्चों, नॉन लिविंग होता है। और कैसा होता है, रिजिड होता है, रिजिड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। प्लांट सेल का क्या होता है, रिजिड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। तो ये याद रखना कि सेल वॉल लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। तो सेल वॉल क्या होता है बच्चों, नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है वो, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग होता है। समझे ना। आगे हम सेल वॉल के बारे में और डिस्कस करेंगे, हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें हम। तो वहाँ पर भी बतलाएंगे कि सेल वॉल के अंदर भी कौन सा पार्ट लिविंग, कौन सा पार्ट क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ऐसे ओवरऑल अगर माना जाता है तो सेल वॉल को क्या करते हैं हम, नॉन लिविंग कहते हैं। अब ये सेल वॉल जो होता है, इसमें प्लांट सेल का आउटर, प्लांट सेल, फंगल सेल, सम प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी,
अब प्रोकैरियोटिक सेल में माइकोप्लाज्मा भी आता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा का हम पहले ही बतला चुके हैं, सेल वॉल अब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया इसमें, इधर क्या हो गया, इसमें फंगल है, सेल है, प्लांट सेल्स है, ये सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो ये सब का जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होता है, आउटरमोस्ट नॉन लिविंग रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होता है, इस आउटरमोस्ट नॉन लिविंग रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, सम प्रोकैरियोट्स को ही क्या कहते हैं, हम सेल वॉल कहते हैं। अब सेल वॉल जो होता है बच्चों अब्सेंट किस में होता है, तो अब्सेंट ये एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, ये किस में होता है, माइकोप्लाज्मा में अब्सेंट होता है, और कुछ प्रोटिस्ट में भी अब्सेंट होता है। किस में अब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा किंगडम जो पढ़ाएंगे इसमें, तो वहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस प्रोटिस्ट में अब्सेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है। अब ये सेल वॉल को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने ऑब्जर्व किया था बच्चों, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था। किसमें ऑब्जर्व किया था, कॉर्क सेल ऑफ ओक, ओक का बोटेनिकल नेम होता है क्या, क्यूरिकस। तो ये रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, और किसमें किया था ऑब्जर्व, कॉर्क सेल में ऑब्जर्व किया था। इसका थिकनेस कितना होता है बच्चों, 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है। सेल वॉल सिक्रेट किससे होता है, तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल किससे सिक्रेट होता है बच्चों, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। अब फिजिकल नेचर, सेल वॉल का फिजिकल नेचर क्या होता है, सेल वॉल जो होता है परमेबल नेचर का होता है। क्या होता है बच्चों, परमेबल नेचर का होता है। ये परमेबल नेचर कहने का मतलब क्या होता है कि जिसके थ्रू, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का पैसेज हो, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का पैसेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, परमेबल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परमेबल कहते हैं। तो सेल वॉल जो होता है परमेबल नेचर का होता है, इसके थ्रू सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का पैसेज होता है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल होता है। सेमी परमेबल किसको कहते हैं, जिसके थ्रू केवल सॉल्वेंट का पैसेज होता है, उसको हम सेमी परमेबल कहते हैं। और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, सेलेक्टेड सबस्टांस का पैसेज होता है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और एक होता है इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से किसी का पैसेज नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हम इम्परमेबल कहते हैं। तो यहाँ पर सेल वॉल क्या है बच्चों, फिजिकल नेचर क्या है इसका, परमेबल है। ये क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, परमेबल। एक्सेप्शन में क्या है, कॉर्क सेल एंड इंडोडर्मल सेल्स। ये रूट में जो होता है इंडोडर्मल सेल्स होता है, ये क्या होता है, ये कॉर्क सेल्स है। कॉर्क सेल और इंडोडर्मल सेल जो होता है इम्परमेबल नेचर का होता है। ये दोनों क्या होता है बच्चों, इम्परमेबल होता है। याद रखना, कॉर्क सेल एंड इंडोडर्मल सेल्स इम्परमेबल होता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्शन में सेल वॉल जितने भी होते हैं सब परमेबल नेचर का होता है। एक्सेप्ट मतलब कौन परमेबल नहीं होता है, तो परमेबल कौन नहीं होता है, कॉर्क सेल और इंडोडर्मल सेल परमेबल नहीं होता है। क्यों परमेबल नहीं होता, इसका रीजन भी लिखे हुए हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्यूबेरिन। जिस मटेरियल में स्यूबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है वो क्या होता है, इम्परमेबल हो जाता है। जिस पार्ट में, प्लांट के जिस पार्ट में स्यूबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा वो पार्ट क्या होता है, इम्परमेबल हो जाता है। वो क्या होता है, इम्परमेबल हो जाता है। तो स्यूबेरिन के डिपोजिशन के कारण कॉर्क सेल एंड इंडोडर्मल सेल जो होता है इम्परमेबल नेचर का होता है। अदरवाइज प्लांट का सारा पार्ट्स क्या होता है, ये से अदरवाइज सेल वॉल जो होता है प्लांट में, जो भी जहाँ भी सेल वॉल होता है वो सब सारे सेल वॉल क्या होते हैं, इसमें परमेबल नेचर का होता है बच्चों। क्या होता है, परमेबल नेचर का होता है, इसलिए इसका फिजिकल नेचर हमने क्या लिखा, परमेबल। तो यहाँ तक समझे होगे। अब जानना है बच्चों यहाँ पर कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कब होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन कब होता है, इस चीज़ को जानना है बच्चों। तो देखो सेल वॉल का फॉर्मेशन तो लोग 19th में पढ़े होगे, सेल डिवीजन पढ़े होगे। सेल डिवीजन जब होता है तो उस सेल डिवीजन में क्या होता है बच्चों, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये सब 19th में पढ़े होगे। ऐसे यहाँ सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे में ना। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन जो होता है बच्चों, वो सेल वॉल का फॉर्मेशन जो होता है वो कब होता है बच्चों, साइटोकाइनेसिस के समय होता है। ये कब होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब ये दिए हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन कब होता है बच्चों, साइटोकाइनेसिस के समय होता है। और किसकी सहायता से होता है, गोल्जी बॉडी की सहायता से होता है। ये क्या होता है, गोल्जी बॉडी की सहायता से होता है। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की सहायता से होता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, कंट्रोल ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। आगे बतलाएंगे बच्चों माइक्रोफाइब्रिल के बारे में। सेल वॉल का पार्ट है ये माइक्रोफाइब्रिल। तो माइक्रोफाइब्रिल किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है ना, इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल करता है। कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल करता है। तो याद रखना बच्चों यहाँ पर कि सेल वॉल का फॉर्मेशन जो होता है वो कब होता है, तो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। किसकी सहायता से होता है, तो गोल्जी बॉडी एंड माइक्रोट्यूब्यूल की सहायता से होता है। ये सेल वॉल का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी की सहायता से होता है। ये नीट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि द फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अकर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। अब पहला चॉइस दे देगा प्लास्टिड, दूसरा दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा दे देगा गोल्जी बॉडी, चौथा दे देगा लाइसोसोम। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गोल्जी बॉडी। आंसर क्या होगा? गोल्जी बॉडी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है नीट में पूछे हुए हैं बच्चों। अब जानना है केमिकल नेचर, सेल वॉल का केमिकल नेचर। तो जिसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो या फिर उसमें फंजाई में प्रेजेंट हो, समझे ना, जिसमें भी प्रेजेंट हो, वो सब में क्या होता है बच्चों, जिसमें भी प्रेजेंट होता है सबके केमिकल नेचर के बारे में देखेंगे हम। बैक्टीरिया में क्या केमिकल नेचर होता है, फंगस में क्या केमिकल नेचर होता है, एल्गी में क्या केमिकल नेचर होता है, ये सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ये सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों, हम समझे ना। तो यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर बच्चों क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन्स। ये क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन्स। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो किसके कारण, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो किसका बना होता है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है ये। अब पेप्टिडोग्लाइकन्स में दो पार्ट है, पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड और ग्लाइकन्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकन्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें पेप्टाइड पार्ट है, प्रोटीनस पार्ट भी है और कार्बोहाइड्रेट का भी पार्ट है। तो पेप्टिडोग्लाइकन्स मतलब क्या होता है? पेप्टाइड पार्ट भी है और इसमें ग्लाइकोस ग्लाइकन्स मतलब ग्लाइकोस मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी है। अब देखना यहाँ पर पेप्टाइड पार्ट, पेप्टाइड पार्ट में क्या होता है? ये पेप्टाइड पार्ट लिखा हुआ बच्चों। पेप्टाइड पार्ट में क्या होता है? टेट्रा पेप्टाइड होता है। पेप्टाइड में क्या होता है? टेट्रा पेप्टाइड। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, मतलब 4 एमिनो एसिड का बना होता है। ये कितने एमिनो एसिड का बना होता है? 4 एमिनो एसिड का बना होता है बच्चों। और कौन कौन सा एमिनो एसिड होता है इसमें? लाइसिन, एल एलानिन, दूसरा एल ग्लूटामिक एसिड, तीसरा एल लाइसिन, चौथा डी एलानिन। अब ये एल क्या है, डी क्या है, ये सब बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स बतलाएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एल क्यों कहते हैं, डी क्यों कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही याद रखना है बच्चों कि बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन्स में पेप्टाइड पार्ट होता है और वो पेप्टाइड पार्ट जो होता है उसमें 4 एमिनो एसिड होता है, इसलिए उसको हम टेट्रा पेप्टाइड कहते हैं। और उस 4 एमिनो एसिड का नाम है एलानिन है, ग्लूटामिक एसिड है, लाइसिन है, एलानिन है ये। और दूसरा पार्ट है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पार्ट क्या? ग्लाइकन्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड भी 2 टाइप्स होता है, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड का जो बना होता है उसको हम होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। जो पॉलीसैकेराइड सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड का बना होता है उसको हम होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड का बना होता है उसको हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड किसको कहते हैं बच्चों? जिस पॉलीसैकेराइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हो उसको हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। और जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो पॉलीसैकेराइड पार्ट है, ये ग्लाइकन्स जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड के रूप में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब हेट्रोपॉलीसैकेराइड है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड का बना होगा। तो ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड में क्या क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या लिखा हुआ है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसको शॉर्ट में कहते हैं नाम। क्या कहते हैं? नाम। दूसरा है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन। क्या है बच्चों? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नाग, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन। तो ये हो गया एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, तो नाम NAM, और ये है इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, तो ये हो गया NAG, नाग। तो ये नाम और नाग शॉर्ट फॉर्म में हो गया। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो होता है डिफरेंट मोनोसैकेराइड का बना होता है। ये एक मोनोसैकेराइड कौन सा है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। दूसरा मोनोसैकेराइड कौन है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन है। तो ये 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड का पॉलीमर होता है, इसलिए इसको हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों लिखे हुए हैं इसमें पेप्टाइड पार्ट। पेप्टाइड पार्ट जो होता है नाम से अटैच्ड होता है कि नाग से अटैच्ड होता है? तो देखना इसमें लिखा हुआ है पेप्टाइड पार्ट अटैच्ड टू द एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नाम। और ये क्वेश्चन नीट में पूछे हुए हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल में जो पेप्टाइड पार्ट होता है वो अटैच्ड किस से होता है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से अटैच्ड होता है। अब देखना बच्चों फंगस में किसका ये तो बैक्टीरिया में किसका सेल वॉल बना होता है वो देख लिए। अब फंजाई में सेल वॉल किसका बना होता है? तो फंजाई में सेल वॉल जो बना होता है काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन। काइटिन को हम कहते हैं फंगल सेलुलोज। क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज कहते हैं। अब ये काइटिन क्या होता है? होमोपॉलीसैकेराइड। अभी क्या बतलाए थे? होमोपॉलीसैकेराइड किसको कहते हैं? जिसमें ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड हो, है ना। तो इसमें केवल क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन होता है। ये किसका पॉलीमर होता है? काइटिन जो होता है होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि
क्योंकि ये पॉलीमर होता है एन स्टाइल ग्लूकासेमीन का पॉलीमर होता है। ये सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड का पॉलीमर होता है, इसलिए इसको होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखना बच्चों काइटिन में कन्फ्यूजन क्या है। देखो बच्चों 2018 से पहले जो एनसीईआरटी का एडिशन था, उस 2018 से पहले जो एनसीईआरटी का एडिशन था उसमें जो होता है काइटिन के बारे में लिखा हुआ था हेट्रोपॉलीसैकेराइड, लेकिन 2018 में जो एनसीईआरटी जो आया न्यू एडिशन उसमें लिखा हुआ है काइटिन के बारे में होमोपॉलीसैकेराइड। एक्चुअली रियल जो होता है सही क्या है, तो काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड ही है, लेकिन चूंकि 2018 से पहले एनसीईआरटी में काइटिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड दिए हुए था, इसलिए उसमें नीट में आंसर मारना पड़ता था हेट्रोपॉलीसैकेराइड। लेकिन 2018 के एडिशन में जो होता है काइटिन को एनसीईआरटी बुक में क्या लिख दिया है, होमोपॉलीसैकेराइड। तो अब आंसर करना है क्या, होमोपॉलीसैकेराइड। एक चीज़ हमेशा जानना बच्चों, जो एनसीईआरटी में दिए हुए रहे, कभी कभी एनसीईआरटी में मिस्टेक होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में प्रिंट आउट हो जाता है उसी के अनुसार नीट का क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। जो चीज़ एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वही सही आंसर होता है नीट के क्वेश्चन का आंसर। नीट के क्वेश्चन का आंसर सही वही होता है जो एनसीईआरटी में बुक में लिखा रहता है, समझे ना। तो काइटिन जो होता है इसके बारे में ये जो होता है इसके बारे में कन्फ्यूजन दूर कर दिए। 2018 के पहले का जो एनसीईआरटी देखोगे उसमें लिखा हुआ हेट्रोपॉलीसैकेराइड, लेकिन 2018 के बाद का जो एनसीईआरटी देखो उसमें लिखा हुआ होमोपॉलीसैकेराइड, इसलिए यहाँ पर लिखे होमोपॉलीसैकेराइड, और एक्चुअली ये होमोपॉलीसैकेराइड ही होता है ये, है ना। तो काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड क्यों, क्योंकि ये एन स्टाइल ग्लूकोसेमीन का बना होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में देख लिए, फंजाई के बारे में देख लिए। अब देखते हैं एल्गी। इस एल्गी में जो होता है सेल वॉल किसका बना होता है, एल्गी में जो होता है सेल वॉल बना होता है किसका बच्चों, ये सेलुलोज का बना होता है, ग्लैक्टेंस का बना होता है, मैनेंस का बना होता है, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये एल्गी का सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का, ग्लैक्टेंस का, मैनेंस का, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये सेलुलोज पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ग्लैक्टेंस मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, मैनेंस ये सब क्या होता है, मोनोसैकेराइड है इसमें। तो एक चीज़ जानना इसमें ये क्या सेल वॉल जो होता है, एल्गी का सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है बच्चों, सेलुलोज का बना होता है, ग्लैक्टेंस का बना होता है, मैनेंस का बना होता है बच्चों। एंड मिनरल्स भी इसमें होता है, मिनरल्स में कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में देख लिए, फंजाई के सेल वॉल के बारे में देख लिए, एल्गी के सेल वॉल के बारे में देख लिए। अब एल्गी छोड़ करके जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, एल्गी भी ग्रीन प्लांट होता है, लेकिन एल्गी को छोड़ करके जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उस ग्रीन प्लांट में सेल वॉल किसका बना होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। तो देखना यहाँ पर है ना, एल्गी को छोड़ करके जितने भी प्लांट्स होते हैं, एल्गी को छोड़ करके जो होता है इन अदर ग्रीन प्लांट से, एल्गी को छोड़ कर जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें सेल वॉल में क्या होता है, दो पार्ट होता है। क्या होता है बच्चों, दो पार्ट होता है। एक होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है क्या, माइक्रोफाइब्रिल। एक होता है मैट्रिक्स और दूसरा क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल होता है। देखो ये सेल वॉल का थोड़ा सा सेक्शन व्यू लिए हैं बच्चों। इसमें रेड कलर का हम ये क्या होता है, रेड कलर का बनाए हुए हैं मैट्रिक्स, ये जेली लाइक विस्कस मटेरियल उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इस जेल लाइक ये जो रेड कलर का जो हम जेल लाइक विस्कस मटेरियल है उसके बीच में क्या होता है, लाइनिंग हम दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए हैं बच्चों, लाइनिंग दिए हुए हैं। ये लाइनिंग जो है ये क्या है, माइक्रोफाइब्रिल है। ये क्या है, माइक्रोफाइब्रिल है। तो ये सेल वॉल में जो होता है दो पार्ट होता है बच्चों, एक होता है माइक्रोफाइब्रिल, दूसरा क्या होता है, मैट्रिक्स। एक क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों, मैट्रिक्स होता है। और माइक्रोफाइब्रिल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, सेलुलोज का बना होता है। ये याद रखना बच्चों कि माइक्रो सेल वॉल में जो होता है इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट जो होता है इसमें, एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। माइक्रोफाइब्रिल मेन पार्ट होता है सेल वॉल का, और वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। माइक्रोफाइब्रिल किसका बना होता है बच्चों, सेलुलोज का बना होता है। तो ये जो सेलुलोज का बना होता है माइक्रोफाइब्रिल, इसलिए सिंपली तुम लोग अभी तक पढ़े होगे कि सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट सेल्स या सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल कॉन्सिस्ट ऑफ सेलुलोज। सिंपली यही पढ़े होगे, प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। ये सेलुलोज का बना होता है, ये क्यों कहा दिया जाता है, क्योंकि सेल वॉल में जो मेजर पार्ट होता है माइक्रोफाइब्रिल होता है, और माइक्रोफाइब्रिल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसलिए कहा दिया जाता है सेल वॉल कॉन्सिस्ट ऑफ सेलुलोज। बट इस सेलुलोज के अलावा इसमें और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। इस सेलुलोज के अलावा जो होता है सेल वॉल में और सभी ये सब सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये देखो इसमें जो होता है सेल वॉल में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, माइक्रोफाइब्रिल होता है। ये माइक्रोफाइब्रिल जो होता है मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होता है। ये माइक्रोफाइब्रिल क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर होता है। इसलिए लिखे हुए हैं यहाँ पर बच्चों, ये माइक्रोफाइब्रिल में एरो मार्क लिखे हुए हैं, एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। और ये माइक्रोफाइब्रिल जो होता है मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है। माइक्रोफाइब्रिल जो होता है लूज और वेवी होता है प्राइमरी सेल वॉल में, बट क्लोज एंड पैरेलल होता है सेकेंडरी सेल वॉल में। ये चीज़ को याद रखना हमेशा बच्चों कि आगे
हम बतलाएंगे प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। तो माइक्रोफाइब्रिल जो होता है लूज एंड वेवी, लूज और वेव लाइक जो होता है वो किस में होता है? प्राइमरी सेल वॉल में। जबकि माइक्रोफाइब्रिल क्लोज और पैरेलल जो होता है वो किस में होता है? सेकेंडरी सेल वॉल में। तो इसको याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि माइक्रोफाइब्रिल जो होता है लूज एंड वेवी होता है किसमें? प्राइमरी सेल वॉल में। और ये माइक्रोफाइब्रिल जो होता है क्लोज एंड पैरेलल होता है किसमें? सेकेंडरी सेल वॉल में होता है। तो ये तो माइक्रोफाइब्रिल के बारे में हो गया बच्चों। सेल वॉल का दूसरा पार्ट क्या है? मैट्रिक्स है। दूसरा पार्ट क्या है? मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है इसके बारे में जाना। मैट्रिक्स में वाटर होता है, मैट्रिक्स में हेमीसेलुलोज है, मैट्रिक्स में पेक्टिन है, मैट्रिक्स में क्या होता है? लिपिड होता है, इसमें क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें क्या होता है? लिग्निन होता है, इसमें क्या होता है? सिवेरिन होता है, इसमें क्यूटीन, इसमें क्या होता है? मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसमें क्या होता है? सिलिका होता है। तो अभी तक जो पढ़े होगे तुम लोग 9th-10th में कि सेल वॉल कॉन्सिस्ट ऑफ सेलुलोज, बट अब ये याद रखना इसमें कि सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा इसमें और सब भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अब ये और सब मटेरियल्स जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स में होता है। अब ये जो सेलुलोज के अलावा जो सेल वॉल में मटेरियल क्या होता है? और ये हो गया वाटर, ये हो गया क्या? हेमीसेलुलोज, ये हो गया पेक्टिन, ये हो गया लिपिड, ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, ये हो गया लिग्निन, ये हो गया सिवेरिन, ये हो गया क्यूटीन, ये हो गया मिनरल्स, ये हो गया सिलिका। ये सब सारे मटेरियल्स जो होता है, ये सब सारे मटेरियल्स क्या होता है? सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये सब सारे मटेरियल्स बच्चों सेल वॉल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब जो भी यहाँ पर हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिग्निन, सिवेरिन, क्यूटीन, मिनरल, सिलिका, ये सब के बारे में एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। ये सब के बारे में आगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि सबका फंक्शन क्या होगा जो। लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि माइक्रोफाइब्रिल जो होता है इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ये सेलुलोज से कैसे बनता है, इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर समझना बच्चों, देखो लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल। देखो 300 to 10,000 बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, 3000 से 10,000 बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक साथ कंबाइंड होता है, 3000 to 10,000 बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक साथ कंबाइंड होगा तो एक चेन बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेलुलोज चेन कहते हैं। तो 3000 to 10,000 बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाया? 1 सेलुलोज चेन। ये क्या बनाया बच्चों? 1 सेलुलोज चेन बनाया। अब इस तरह से 100 सेलुलोज चेन एक साथ अटैच्ड हो जाता है। इस तरह से 100 सेलुलोज चेन जो होता है एक साथ अटैच्ड हो जाता है। जब 100 सेलुलोज चेन एक साथ अटैच्ड हो जाता है तो क्या बनता है बच्चों? ये क्या बनता है? इसमें देखो माइसेले, एक माइसेले बनता है। जब 100 सेलुलोज चेन अटैच्ड हो जाता है एक साथ तो क्या बनता है? एक माइसेले बनता है। और जब 20 माइसेले, 20 माइसेले एक साथ अटैच्ड होता है तो ये क्या होता है? माइक्रोफाइब्रिल बनता है। ये क्या बनता है? माइक्रोफाइब्रिल। तो ये माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोज से बना कि नहीं बच्चों? माइक्रोफाइब्रिल किससे बना? सेलुलोज से बना। अब ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे हुए है कि 1 माइक्रोफाइब्रिल में नंबर ऑफ सेलुलोज चेन कितना होता है? हाउ मेनी सेलुलोज चेन्स आर प्रेजेंट इन 1 माइक्रोफाइब्रिल? तो 1 माइक्रोफाइब्रिल में 20 माइसेले, प्रत्येक माइसेले में कितना? 100 सेलुलोज चेन। तो 20 × 100 क्या हो जाएगा? 2000 सेलुलोज चेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोफाइब्रिल कंटेन 2000 सेलुलोज चेन। तो इसको याद रखना बच्चों कि 1 माइक्रोफाइब्रिल में कितना सेलुलोज चेन होता है? तो 2000 सेलुलोज चेन होता है। और ये जब माइक्रोफाइब्रिल जो होता है ये 250 माइक्रोफाइब्रिल, 250 माइक्रोफाइब्रिल जब एक साथ कंबाइंड होता है तो एक मैक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज। ये क्या होता है? मैक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन होता है। जब 250 माइक्रोफाइब्रिल एक साथ कंबाइंड होता है तो क्या बना देता है? एक माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है बच्चों? एक माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पर समझना, डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। देखना जरा इसको, देखो बच्चों, देखना यहाँ पर, ये है बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या है बच्चा? ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज है। 2 बीटा डी ग्लूकोज है। इस तरह से 3000 से 10,000 बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा? एक सेलुलोज चेन। ये क्या बनाया? एक सेलुलोज चेन। और जब 100 सेलुलोज चेन एक साथ कंबाइंड होता है तो एक बनाया इसमें क्या? 1 माइसेले। ये क्या बना है बच्चों? माइसेले, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइसेले। और जब बहुत सारे माइसेले जब कंबाइंड होता है तो बनता है क्या? कितना माइसेले? 20 माइसेले एक साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा? 1 माइक्रोफाइब्रिल। ये 1 माइक्रोफाइब्रिल है ये। और जब 250 माइक्रोफाइब्रिल एक साथ कंबाइंड होता है तो बनता है क्या?
1 मैक्रोफाइब्रिल बनता है। तो ये देखो बच्चों, ये है मैक्रोफाइब्रिल। ये क्या है? मैक्रोफाइब्रिल। मैक्रोफाइब्रिल में से एक माइक्रोफाइब्रिल को निकालते हैं, तो एक माइक्रोफाइब्रिल है ये क्या है? एक माइक्रोफाइब्रिल। अब इस एक माइक्रोफाइब्रिल किसका बना होता है? बहुत सारे माइसेले का बना होता है। ये क्या होता है? बहुत सारे माइसेले का बना होता है। तो एक माइसेले का स्ट्रक्चर ये हो गया, एक माइसेले का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब ये माइसेले किसका बना होता है? ये माइसेले बना होता है सेलुलोज चेन का। तो ये क्या होता है? सेलुलोज चेन है। और ये क्या है? सेलुलोज चेन किसका बना होता है? तो ग्लूकोज का बना होता है। तो देखो बच्चों, मैक्रोफाइब्रिल है। मैक्रोफाइब्रिल किसका बना होता है? माइक्रोफाइब्रिल का। माइक्रोफाइब्रिल किसका बना होता है? माइसेले का। माइसेले किसका बना होता है? सेलुलोज चेन का। सेलुलोज चेन किसका बना होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर वही है इसमें 1 मैक्रोफाइब्रिल। मैक्रोफाइब्रिल किसका बना होगा? तो माइक्रोफाइब्रिल का बना होगा। माइक्रोफाइब्रिल किसका बना होगा? ये माइसेले का बना होगा। माइसेले किसका बना होगा? सेलुलोज चेन का बना होगा। और सेलुलोज चेन किसका बना होगा? बीटा डी ग्लूकोज का बना होगा बच्चों। तो ये जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल एंड मैक्रोफाइब्रिल ये हो गया बच्चों। तो माइक्रोफाइब्रिल कैसे बना है ये समझ गए होगे बच्चों कि माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन कैसे हुआ जो। तो ये यहाँ पर जो था इसमें सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन था। यहाँ तक के सेल वॉल का क्या था बच्चों? इसमें ये सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन तक के था इसमें। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होता है सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बतलाएंगे। और इसमें जो भी बच्चों बतलाए हुए इसमें हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिग्निन, सिवेरिन, क्यूटीन, मिनरल, सिलिका, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे बच्चों। ये सब के बारे में जो होता है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से हम बतलाएंगे बच्चों। तो अभी के वीडियो में इतना ही बच्चों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।